हम चल रहे हैं प्रारंभ करने अपने अध्याय का अगला विषय। आज का विषय है आपातकाल के बाद की राजनीति। आपने पिछले अध्याय में समझ लिया था कि आपातकाल के समय में क्या हुआ और उसके बाद क्या क्या विवाद हुए आपातकाल के समाप्ति के बाद। अब आप चल रहे हैं आपातकाल के बाद की राजनीति को समझने। आप सब जानते हैं कि राजनीति हर समस्या का समाधान है, अगर राजनीति सही तरीके से की जाए तो। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक राज व्यवस्था ने सीख लिया। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे। उत्तर भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि यहां आपातकाल का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया था। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सबक एकदम साफ था और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखें तो 1975 से 77 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई है। आप सब जान लीजिए कि 1977 का जो चुनाव हुआ वो क्या था। वो चुनाव 1975 से लेकर 1977 के बीच में जो जनता पर जातियां हुई थी, उन सब का परिणाम था। जनता को जो लगा कि जिसने उन पर इस समय काल में अत्याचार किया है, जनता ने भी उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा। किसके माध्यम से? अपने मतदान के माध्यम से। आप इस बात को समझते रहिए। और अब चलिए अब समझते हैं। आपको मैंने बता दिया कि विपक्ष ने क्या नारा लिया इस समय? लोकतंत्र बचाओ का नारा लिया। 1977 के चुनाव में विपक्ष किस नारे के साथ जनता के सामने उतरा? लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ उतरा आपका विपक्ष। आइए लोकसभा के चुनाव 1977 पूरा विस्तार से समझते हैं। 1977 के चुनाव को 18 महीने के आपातकाल के बाद, कितने महीने का आपातकाल है? 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय मिला, लेकिन राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेज थी। भाई जनता इसी मौके की तलाश में थी कि एक बार तो चुनाव हो, फिर हम बताते हैं कि हमारी क्या ताकत है, क्या ताकत है, हम कौन हैं, हम क्या है, ये आपको पता चल जाएगा जब हमारे पास हमारा असली हमारे अधिकार और हथियार हमारे हाथ में आएगा। समझ में आई बात? आगे चलो। आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। चुनाव के ऐन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। सभी विपक्षी, जो उस समय की बड़ी विपक्षी पार्टियां थी, उन सभी विपक्षी पार्टियों ने अपने आप को एकजुट किया और अपने आप को एक छाते के नीचे जमा किया। और उस छाते का नाम उन्होंने क्या रखा? जनता पार्टी। क्या रखा? जनता पार्टी। क्या रखा? जनता पार्टी। ठीक है।
पार्टी जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई जातियों पर जोर दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरोध था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। 1977 का जो चुनाव था ना, ये चुनाव कांग्रेस को उसकी गलती का खामियाजा दिखाने वाला चुनाव था कि अगर आप जनता की अपेक्षाओं के विपरीत जाकर जनता की आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे ना, तो जब जनता के पास मौका आएगा तो जनता भी आपको आपके मुंह पर ऐसा कसीट के तमाचा मारेगी ना कि आप झन्ना जाएंगे। अब विपक्ष ने अपने आप को एकजुट कर लिया। आप जान लो इस बात को, अगर आपको एक बड़ी ताकत से लड़ना है तो जितने उसके दुश्मन हैं सबको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। अगर आपको किसी बड़ी ताकत से लड़ना है, अगर आज की स्थिति में देखें तो अगर आज कांग्रेस को भाजपा से जीतना है तो उसे सारी विपक्ष को एकजुट करना पड़ेगा। जब तक वो पूरे विपक्ष को एकजुट नहीं करेगा तब तक वो जीत नहीं पाएगा। ये बात आप जान लें। समझ में आई बात? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम बटे रहेंगे तो जो उसे पसंद करेगा वो उसे वोट दे देगा, तो इससे वोट क्या हो जाते हैं? इससे वोट बढ़ जाते हैं, इससे वोट बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम एक संगठित छाते में आ जाएंगे तो हम सबको पता है कि जो भी बीजेपी को पसंद नहीं करता वो सारे वोट हमारी झोली में जाएंगे। यही यहां पर भी हुआ, यही यहां पे भी हुआ। इन सभी विपक्षी पार्टियों ने यह ठान लिया था कि कांग्रेस को सत्ता से हटाना है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को एकजुट किया और एक नई पार्टी का निर्माण किया। एक नई पार्टी का निर्माण किया और वो कौन सी पार्टी थी? वो जनता पार्टी थी। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आपको अपने विपक्षी को हराना है तो उसके सभी दुश्मनों को क्या करने पड़ेगा? अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, तभी आप उसे हरा सकते हैं। समझ में आई बात? तो उस समय की विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस को हराने के लिए अपने आप को संगठित किया और अपने आप को एक छाते के नीचे लाकर खड़ा किया और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम उनकी विजय हुई। उसका परिणाम क्या हुआ? उनकी विजय हुई और कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस की हार हुई। समझ में आई बात? कांग्रेस की हार हुई। लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। 1952 से लेकर 1976 तक अभी तक कौन थी केंद्र सत्ता में? कांग्रेस। ये पहली बार होता है 1977 के चुनाव में कांग्रेस हार जाती है। कांग्रेस हार जाती है पहली बार। भारत एक दूसरी पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करता है केंद्र सत्ता में। नहीं तो अभी तक केंद्र सत्ता में किसकी सत्ता थी? कांग्रेस की थी। अभी तक केंद्र की सत्ता में किसकी सत्ता थी? कांग्रेस की। ये पहली बार होता है कि भारत की केंद्र सत्ता में कांग्रेस नहीं है।
समझ में आई बात? तो ये भी एक जीके का प्रश्न है। वो चुनाव बताइए जिसमें कांग्रेस केंद्र की सत्ता हाथ से गवा बैठती है। तो वो कौन सा चुनाव है? 1977 का चुनाव है। और उसके विपक्ष में कौन जीतता है? जनता पार्टी। जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये सभी विपक्षी दलों का गठबंधन है और उनकी संयुक्त पार्टी का नाम क्या है? जनता पार्टी। समझ में आई बात? आगे सुनो। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी। उसे 35% से भी कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें, बड़ा मार्जिन, 330 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई थी और उसे स्पष्ट बहुमत मिला था। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट ना पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक सीटें मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। बहरहाल अगर आप चुनावी नतीजों के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उसे कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था और दक्षिण भारत के राज्यों में तो एक तरह से उसकी चुनावी विजय का चक्का बेरोक टोक चला था। इसके कई कारण थे। इन क्षेत्रों में कांग्रेस क्यों नहीं हारी? इसके बहुत सारे कारण थे। दक्षिण भारत में कांग्रेस आपातकाल के बाद भी नहीं हारी, उसका विजय रथ चलता रहा। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो यही था कि आपातकाल का सबसे ज्यादा प्रभाव आपके उत्तरी भारत में हुआ था। आपके उत्तरी भारत और मध्य भारत में पड़ा था। दक्षिण भारत में उतना उसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा था। हाँ बोलो भैया। संजय गांधी तो किसी पॉलिटिक्स वगैरह में था नहीं? अरे संजय गांधी पॉलिटिक्स में थे, कोई उनके पास राजनीतिक पद नहीं था। राजनीतिक पद का मतलब समझते हो ना? आप विधायक हो, आप विधायक वहां के हो ना, आप अपने क्षेत्र के विधायक हो ना, या सांसद हो। आप सांसद हो तो वहां के सांसद हो ना, आप अपने क्षेत्र में जो करना है करो। आपके पास कोई केंद्र सत्ता का तो वो नहीं है ना, पद नहीं है ना। आप कोई गृह मंत्री तो नहीं हो। अमित शाह जी भी क्या है? एक सांसद है, लेकिन उनके पास एक केंद्रीय पदभार भी है। वो क्या है? भारत के वो गृह मंत्री है। तो उनके पास एक प्रशासनिक अधिकार भी है। उनके पास क्या है? प्रशासनिक अधिकार भी है। वो उस समय इस बात की बात हो रही थी, उस समय समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर उत्तर भारत में आपातकाल का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। जिस उत्तर भारत और मध्य भारत में आपके आपातकाल का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, जिस कारण से कांग्रेस उत्तर भारत और मध्य भारत पूर्ण रूप से हार गई थी। लेकिन दक्षिण भारत में आपातकाल का उस प्रकार से प्रभाव या उस प्रकार का वहां पर अत्याचार नहीं हुआ था, जिस कारण से जनता ने यहां पर कांग्रेस की विजय में किसी भी प्रकार की बाधा डालना सही नहीं समझा। आगे सुनो तो आपको पता चल जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। बोलो गठबंधन सरकार क्या होता है? गठबंधन सरकार 2, 3, 4, 5 दलों को एक साथ मिलकर जो चुनाव लड़ते हैं और जीतने के उपरांत सरकार बनाते हैं, उस सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे जनता पार्टी थी, और जैसे आपके कांग्रेस और बीजेपी के भी तो है, मैंने बताया तो है, एनडीए, यूपीए, ये इनके क्या है? ये इनका गठबंधन है। समझ में आई बात? अभी अगर आप कहें बीजेपी अपने आप में पूर्ण बहुमत से है, लेकिन उसका अपना एक गठबंधन है जिसका नाम क्या है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके गठबंधन का नाम है। किसके?
भाजपा के, बीजेपी। बीजेपी के गठबंधन का नाम, जो उसका गठबंधन है, सर्वदलीय गठबंधन है, उसका नाम क्या है? एनडीए। समझ में आ गई बात? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आगे सुनो। तो अब हम चल रहे हैं समझने कि दक्षिण भारत में कांग्रेस क्यों नहीं हारी, दक्षिण भारत में क्यों नहीं हारी। जैसे उत्तर भारत में हारी, वैसे दक्षिण भारत में वो क्यों नहीं हारी। तो पहली बात तो यह थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एक समान नहीं पड़ा था। लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा जबरन नसबंदी करने का काम ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंदता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव आए थे। उत्तर भारत का मध्य वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था। उत्तर भारत का मध्य वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था। आगे सुनो। और मध्य वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आ जुड़े। इस अर्थ में देखें तो 1977 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं कहते, बल्कि इसके आगे की भी कुछ बातों का संकेत करते हैं। जनता सरकार, समझ में? ये जो चुनाव था ना 1977 का, ये जनता का आक्रोश था, जनता का आक्रोश, गुस्सा था कि हमने यार आपको मौका दिया, आपको अपने सर पे बिठाया और आपने हमारा ही गला रेत दिया। कैसे? हमने तो आपको अपने सर माथे बिठाया, लेकिन आपने हमारे पेट पर ही चढ़ाई कर दी। कहां से सही है ये? तो जनता का ये आक्रोश था। अब जनता कांग्रेस पर उस प्रकार से भरोसा नहीं कर रही थी। कहां की जनता? उत्तर भारत की जनता। इस तरफ की जनता अब कांग्रेस पर उस प्रकार का भरोसा नहीं कर पा रही थी। इसीलिए 1977 के चुनाव में उसने अपने क्षेत्रों में उसे किसी भी प्रकार का वोट नहीं दिया। वो बहुत ज्यादा कांग्रेस से खफा थी। अब चलते हैं, समझते हैं। जनता पार्टी को सरकार मिली। अब देखते हैं जनता पार्टी ने सरकार कैसे चलाई। जनता पार्टी ने सरकार कैसे चलाई, या उन्हें जो मौका मिला उन्होंने उस मौके को जाने दिया, ये समझते हैं। कैसे गवा दिया, ये समझते हैं। 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। तालमेल कैसे हो भाई? जो इतने सारे नेता है, तालमेल कैसे हो? मैंने बताया ना, तालमेल का सबसे बड़ा बुनियादी तालमेल की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत क्या है? वैचारिक एकता। जनता पार्टी में वैचारिक एकता थी ही नहीं। जनता पार्टी में वैचारिक एकता थी ही नहीं। बिना वैचारिक एकता के आप एक पार्टी खड़ी कर ही नहीं सकते। आपके विचारों में एक समानता होनी बहुत जरूरी है। तो जनता पार्टी में उस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी। जनता पार्टी में उस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी। सत्ता बनने के बाद कुर्सी की खींचातानी स्टार्ट हो गई कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। जनता ने देखा, हाय हमसे फिर गलती हो गई, हमने इनको दे दिया वोट, इनको दे दी सत्ता, जो सत्ता के लालच में ही कट मर रहे हैं। सत्ता के लालच में कट मर रहे हैं। इससे बढ़िया तो वो नेतृत्व है जहां सत्ता के लिए तो कलह नहीं है, जहां सत्ता के लिए तो कलह नहीं है। आगे सुनो। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मची। इस होड़ में मोरारजी देसाई, ध्यान से सुन लेना कौन कौन है होड़ में प्रधानमंत्री की। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे। मोरारजी देसाई 1966-67 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। चरण सिंह भारतीय लोक दल के
प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम को कांग्रेस सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म ना हुई। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सत्ता, ये कुर्सी जो है ना, ये कुर्सी, इस कुर्सी के लिए कोई किसी का सगा नहीं है। कोई किसी का सगा नहीं है। समझ में आई बात? आज अगर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने सगे बने बैठे हैं, तो मैं उसका भी रीजन आपको बता देता हूं। उसका ये रीजन है क्योंकि उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया है। उन्हीं के नाम पर प्रधानमंत्री, उन्हीं को तो चेहरा बनाकर प्रस्तुत किया गया था ना कि अगर हम जीतेंगे तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसीलिए सब नरेंद्र दामोदर दास के सामने नतमस्तक है। नहीं तो वहां पर भी सत्ता की खींचतान चलती, वहां भी सत्ता की खींचतान चलती। यहाँ पे तो एक ही पार्टी है ना, कहाँ? बहुत सारी पार्टी थी। अरे वहां पर अलग अलग पार्टी ने, ये आपको एक ही पार्टी में बहुत देखने को मिल जाएगा। अभी हिमाचल में आपने देखा, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस में आपको मुख्यमंत्री बनने की होड़ नहीं दिखाई पड़ी? दिखाई पड़ी। क्यों दिखाई पड़ी? क्योंकि सत्ता ऐसी चीज है, कुर्सी ऐसी चीज है, सबको मलाई खानी, पावर, सबको मलाई खानी है। किसी को दूध से काम नहीं चलाना, सबको मलाई खानी है। सबको ज्यादा ताकतवर बनना है ना, और सब तो ताकतवर बन नहीं सकते एक ही समय पर। संतोष का भाव नहीं है ना, तो ना संतोष का भाव ना होने का खामियाजा भी तो यही लोग भुगतेंगे। सुनना अभी ध्यान से। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका। इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। ये देखो, इसे कहते हैं राजनीति, इसे कहते हैं राजनीति। मोरारजी देसाई उन्हीं की पार्टी में कलह करा दिया, उन्हीं की पार्टी में कलह करा दिया, चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया और फिर कुछ ही दिनों बाद चरण सिंह से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसे कहते हैं राजनीति। और पूरी जनता ने भी देख लिया कि जनता पार्टी के पास देश को चलाने वाली दूरदर्शिता नहीं है। जनता पार्टी के पास कोई नीति नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। देश किस पर चलता है? मुद्दों पर चलता है। देश किस पर चलता है? मुद्दों पर चलता है। भाजपा अभी तक टिकी है तो किस मुद्दे पर टिकी है? राम मंदिर। हम आएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे, हम आएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे। उनका प्रमुख मुद्दा था ये, उनका प्रमुख मुद्दा था ये, और उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने ये करके दिखा दिया है। समझ में आई बात? तो अगर आपके पास मुद्दा और आपके पास विचारशीलता नहीं है ना, तो आप सत्ता को ज्यादा दिन तक ग्रैब करके नहीं रख सकते हैं। आपके पास मुद्दा, दिशा निर्देश, दूरदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। दूरदर्शिता का होना बहुत जरूरी है अगर आपको देश को चलाना है तो। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई में वो नेतृत्व कौशल नहीं था, वो नेतृत्व कौशल नहीं था। वो अपनी पार्टी को होल्ड कर नहीं रख सके और 18 महीने में ही उन्होंने बहुमत खो दिया और उनकी पार्टी की सरकार गिर गई। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने? चौधरी चरण सिंह। कौन बने? चौधरी चरण सिंह। भारत के सबसे बड़े किसान नेता हैं, भारत के सबसे बड़े
किसान नेता हैं वो। आज उनकी पार्टी का गठबंधन किसके साथ है? समाजवादी पार्टी के साथ है। किसके साथ है? समाजवादी पार्टी के साथ है, प्रेजेंट समय में। ठीक है, तो ये बात आप जान लो, जब तक आपके अंदर नेतृत्व कौशल नहीं है तब तक आप देश को चला नहीं पाओगे। अगर मोरारजी देसाई जी में ये नेतृत्व कौशल होता तो वो अपने सांसदों को होल्ड करके रखते ना, उनको संतुष्ट करके रखते ना। उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी, वो नहीं कर सके। उसके बाद उनकी वो सरकार से हटते हैं। कौन आता है? चौधरी चरण सिंह। उन्हें सत्ता में कौन लाता है? इंदिरा गांधी लाती हैं। उनकी कांग्रेस पार्टी की मदद से वो सत्ता में आते हैं। और कुछ ही दिनों बाद जब इनकी पार्टी में संपूर्ण रूप से फूट पैदा हो जाती है, कुछ दिनों के बाद इंदिरा गांधी अपना बहुमत अपना समर्थन वापस ले लेती हैं और मजबूरन राष्ट्रपति साहब को पुनः चुनाव कराना पड़ जाता है। पुनः चुनाव कराना पड़ जाता है। समझ में आई बात? अब चुनाव में इंदिरा गांधी के पास अब क्या आ गया? अब आ गया मुद्दा, पुराना मुद्दा गया। अब आपातकाल का राग तो नहीं हिला पाओगे ना आप विपक्ष की। विपक्ष अगर फिर इंदिरा गांधी आएंगी तो आपातकाल लगाएंगी, ये तो नहीं कह पाओगे ना। मौका मिला ना आपको, लेकिन आप उस मौके को संभाल नहीं पाए। अब इंदिरा गांधी कह सकती है ना, इनको देश दोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है, कोई नेतृत्व कौशल नहीं है। फिर से देश को इंदिरा गांधी पर ही भरोसा करना पड़ता है और पुनः उन्हीं को नेतृत्व देना पड़ता है। आगे सुनो। जनता पार्टी को इस चुनाव में इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने कहां था हम, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक सत्ता में रही। 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए। फिर चुनाव कब हुए? 1980 में। कब हुए? 1980 में। कब हुए थे? 1977 में हुए थे। 1977 में हुए थे और फिर 1980 में चुनाव हो गए। 3 साल बाद, है ना? देख लो, ये इनको मौका मिला, ये उस मौके को बना नहीं पाए। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती इंदिरा गांधी की तो नहीं है ना भाई। वो तो विपक्ष है, वो तो आपको तोड़ेगा। जनता पार्टी वो तो आपको तोड़ेगा, उसका तो काम है। ये आपके अंदर वो शक्ति रहनी चाहिए, वो क्षमता रहनी चाहिए कि विपक्ष कितना भी तोड़े लेकिन आप ना टूटे, आप ना डगमगाएं। ये आपका नेतृत्व कौशल है। इससे पता चलता है विपक्ष मजबूत है। इससे पता चलता है विपक्ष मजबूत है। विपक्ष जो है उसके अंदर जो नेतृत्व कौशल है वो किसी और के पास नहीं है। जो दूरदर्शिता इंदिरा गांधी के पास थी वो किसी और के पास नहीं थी। आगे सुन लो। 1980 इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक सत्ता में रही। 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हुई। जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली। जहां उत्तर भारत की जनता ने जनता पार्टी को अपने सर माथे बिठाया था, उसी उत्तर भारत की जनता ने उसे जमीन पर पटक दिया। क्यों पटक दिया? क्योंकि आपने हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं की। मैंने बताया ना कि अगर आप जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करेंगे तो आपको वही जनता जो अपने सर माथे बिठाएगी, वही जनता आपको अपने सर से उठाकर जमीन पर पटक देगी। समझ में आई बात? तो जनता की अपेक्षाओं से मत खेलो और जनता से मत खेलो। नहीं, जनता आपसे जब खेलेगी ना तो ऐसा खेल खेलेगी ना कि आप चारों खाने चित हो जाएंगे। चारों खाने चित हो जाएंगे। क्यों प्रवीण, सही कह रहा हूं ना मैं? गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं। धन्यवाद आपका। कहाँ थे हम?
जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली, जबकि 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में इसी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव में एक बार फिर 1971 के चुनाव वाली कहानी दोहराते हुए भारी सफलता हासिल की। कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली। 353, 542 में से 353 सीटें, बड़ा बहुमत, बहुत बड़ा बहुमत। पिछली बार से भी ज्यादा, बहुत बड़ा बहुमत, पिछली बार से भी ज्यादा, 1971 से भी ज्यादा, 353 सीटें। छोटा मोटा मार्जिन नहीं है, बहुत बड़ा मार्जिन है। समझ में आई बात? इतना तो जनता पार्टी और उसके पूरे गठबंधन को भी नहीं मिला था 1977 के इलेक्शन में। जितना कि बीजेपी को भी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, किसी को नहीं मिला इतना ज्यादा। रिकॉर्ड है भाई, ये रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है। समझ में? आगे सुन, 353 सीटें मिली और वह सत्ता में आई। 1979 के चुनावों ने लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया। सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। समझ में? अगर आप में आपसी एकता नहीं है सत्ता पाने के बाद, तो जनता आपको पसंद नहीं करेगी। अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, आपको अपने बातों पर टिकना नहीं आता, तो जनता भी कहेगी राम राम, चलो निकलो, चलो रास्ता नापो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर नेतृत्व कौशल नहीं है तो हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। राम राम सीताराम, निकल जाओ हमारे दरबार से। समझ में? ये जनता, क्योंकि जनता को क्या चाहिए? जनता को एक स्थिर सरकार चाहिए, जनता को एक नेतृत्वशाली प्रधानमंत्री चाहिए, नेतृत्वहीन प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। विचारशील प्रधानमंत्री चाहिए, विचारहीन प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। दूरदर्शिता वाला प्रधानमंत्री चाहिए, छोटी सोच वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जो सत्ता के लिए कुत्ते की तरह लड़ता रहे, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो दूरदर्शिता के साथ सोचता हो। समझ में आई बात? आगे सुनो, विरासत। लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी? क्या मामला इतना भर था? 1977 और 1980 के चुनाव के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। 1969 के बाद से कांग्रेस का सबको समाहित करके चलने वाला स्वभाव बदलना शुरू हुआ। 1969 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधारात्मक गतिमति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेट कर चलती थी। अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ा। उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बनाना शुरू किया। इस तरह 1970 के दशक की शुरुआती सालों में कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ कितना खींच पाती है। इसके साथ यह पार्टी अब एक नेता यानी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर निर्भर हुई। कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलाव के मद्देनजर नए विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की तरफ मुड़े। विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ नजर आने लगी कि चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। इस चीज ने 1977 के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाई। देखो, ये बात आप जान लो। आपको पता है 1969 के बाद कांग्रेस नहीं रह गई थी जो 1952 से लेकर 1968 तक थी। अब वो कांग्रेस नहीं थी जो सतरंगी छाते वाली थी। अब वो कांग्रेस 1970 के बाद वो कांग्रेस बन गई थी जो एक नेतृत्व, एक विचारधारा और एक
एक समुदाय, एक समूह के पक्ष में बात करने वाली कांग्रेस। ये कांग्रेस एक समाजवादी कांग्रेस थी। ये कांग्रेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। समझ में आई बात? ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं थी जो 56 विचारों को एक साथ एक थाली में लेकर चलने वाली थी। ये वो कांग्रेस नहीं थी। ये अब वो कांग्रेस थी जो एक विचारधारा, एक व्यक्ति के नेतृत्व और एक समाज के हित की बात करने वाली कांग्रेस थी। वो कौन सा समाज था? गरीब समाज था। आप सबको पता है उस समय की जनसंख्या में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी थी? गरीबों की थी। तो जिसको गरीब का सहयोग मिल जाएगा वो माला माल हो जाएगा, वो सत्ता में मालो माल हो जाएगा। तो कांग्रेस ने 1970 के बाद 1970 के दशक में अपना कैसा चरित्र रखा? अपना समाजवादी चरित्र रखा। अपना कैसा चरित्र रखा? समाजवादी चरित्र रखा, जिससे कि गरीब जनता उससे ज्यादा अपना जुड़ाव महसूस कर सके। गरीब जनता ज्यादा से ज्यादा अपना जुड़ाव महसूस कर सके। बुखार आ रहा है? किसमें? क्या हो गया? दाढ़ आ रही है। दाढ़ आ रही है? गए थे चेक कराई थी? कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। चलिए आगे समझे, आगे के विषय को आगे करते हैं हम। आगे सुनिए। अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में आरक्षण सबसे बड़े विवाद का विषय है। आरक्षण सबसे बड़े विवाद का विषय है। आप सब जानते हैं हमारे देश में आजादी के बाद से दो समूहों को आरक्षण दिया गया है, दो समुदायों को आरक्षण, एससी और एसटी। लेकिन एक और समुदाय था जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, आज जिसे हम ओबीसी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास। आपस में मत देखो एक दूसरे को, यहाँ ठीक है जो है वो ठीक है, कोई बात नहीं। ये कोई देखो, ओबीसी का मतलब होता है हम जातीय आधार पर नहीं पिछड़े हैं, हम आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं। हमारा जातीय आधार छोटा नहीं है, यहाँ पर सामाजिक आधार हमारा छोटा नहीं है, हमारा आर्थिक आधार छोटा है। लेकिन जो एससी एसटी कम्युनिटी है उनका सामाजिक आधार भी छोटा, वो सामाजिक आधार पर भी पिछड़े हुए हैं और आर्थिक आधार पर भी पिछड़े हुए हैं। इसीलिए उनको ज्यादा आरक्षण और ज्यादा सशक्त आरक्षण देने की जरूरत है। समझ में? मैं सीधे तौर पर इसका हिमायती हूं। मैं सीधे क्योंकि उनके साथ 1500 सालों तक 1500 से भी अधिक सालों तक भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है। आप सब ने इतिहास पढ़ा है और आप सब इस बात को जानते हैं। आप सब इसे नाकार नहीं सकते कि जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसको उस अत्याचार का कुछ ना कुछ अतिरिक्त मिलना चाहिए। अगर अतिरिक्त नहीं मिलेगा तो वो और सामान्य लोगों के समान कभी भी नहीं आ पाएंगे। इस बात को आप समझिए। बेनिफिट कब तक चलेगा? जब तक आपने किया है तब तक वो चलेगा। आपने भी तो एक्सप्लॉइट कितने सालों तक किया है? आपने कितने सालों तक किया है? जब तक नहीं लगता। आज के समय पे तो मैं बता दूं, आज के समय पे ये एक चुनावी विषय बन गया है, ये राजनीतिक विषय बन गया है, चुनाव का विषय बन गया है। अरे सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है क्योंकि वो उनके वोट का विषय बन गया है, वोट बैंक बन गया है। ये वोट बैंक का विषय बन गया है। सबसे बड़ी बच्चों को लड़ाती है सरकारें, जानबूझ के लड़ाती हैं। अगर चाहे तो यूनिवर्सिटियां नहीं बना सकती, सीटों की संख्या नहीं बढ़ सकती, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपस में कुत्ते की तरह लड़ो और हमें वोट देते रहो। मैं विशेष एक पार्टी का हूं, वो मेरी हिमायती पार्टी है, वो मेरी हिमायती पार्टी है, वो मेरे विषय उठा रही है, वो मेरे। अरे क्यों इस तरह क्यों लड़ रहे हो? सबके विषय एक है। सबको चाहिए रोजगार, सबको चाहिए शिक्षा, सबको चाहिए स्वास्थ्य। इससे ज्यादा सबको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। और जो पार्टी इस चीज की बात करे वो असली पार्टी है, वो असली पार्टी है। और यहां पर जो कांग्रेस ने
उस समय अपना चरित्र समाजवादी क्यों बनाया? क्योंकि उस समय अधिकतम जनसंख्या किनकी थी? गरीबों की थी, और जिसको गरीब का सहयोग मिल जाएगा वो लोकतंत्र के शिखर में बैठी रहेगी। समझ में आई बात? और विपक्ष समझ गया था कि अगर कांग्रेस को हराना है तो एकजुट होना पड़ेगा, और वो एकजुट हुआ। 1977 के चुनाव में उसने हराया, लेकिन उनके अंदर एकता नहीं थी, एकता नहीं थी, वैचारिक एकता नहीं थी, नीतिगत एकता नहीं थी। कोई तो एकता होती तभी तो वो आगे चल पाते, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था। और 1980 के बाद भारतीय समाज में एक नए समुदाय, एक नए वर्ग के विषयों की बात उठने लगी, और वो कौन सा वर्ग था? अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे हम ओबीसी कहते हैं। उनकी आवाज उठने लगी। क्यों? क्योंकि वो हंसिए पर जा रहे थे, पिछड़ते चले जा रहे थे, और हमारा देश कहता है सबको समान रूप से लेकर आगे बढ़ना है, किसी को पीछे नहीं होने देना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। अगर हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे तभी तो एक साथ आगे बढ़ पाएंगे ना, तभी तो हम समानता की बात कर पाएंगे ना। अगर हम सबको एक साथ नहीं लेकर चलेंगे तो हम कभी भी समानता की बात नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप मेरी समझिए, और चलिए समझते हैं कि 1980 के बाद भारत की राजनीति ने किस ओर अपना रुख मोड़ा, सुनिएगा। अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्ग की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ। हमने ऊपर गौर किया था कि 1977 के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था, खासकर उत्तर भारत में। लोकसभा के चुनावों के बाद 1977 में कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए। इसमें भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसके बाद केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया। इस आयोग और पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में ज्यादा विस्तार से आप अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव ने दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब ये मंडल कमीशन के बारे में मैं आपको अंत वाले चैप्टर में विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है। मैंने अभी समझा दिया ना कि ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग की भूमिका राजनीतिक तौर पर बढ़ी, उसके बढ़ने में देखो, लोकतंत्र में जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसकी बात ज्यादा। अगर आप जनसंख्या में ज्यादा है तो आपकी बात भी ज्यादा होगी, क्योंकि किस्सा किसका है? किस्सा कुर्सी का है। किस्सा किसका है? किस्सा वोट का है, और वोट ही आपको सत्ता में कुर्सी पर बिठाएंगे। समझ रहे? वोट ही आपको सत्ता में कुर्सी पर बिठाएंगे, तो बिना वोट के कुछ नहीं होने वाला। तो अन्य पिछड़ा वर्ग, मध्य वर्ग, या कह लीजिए पिछड़ी जातियों की संख्या अधिक थी, तो इसलिए उनकी बात भी अधिक हो रही थी, और उत्तर भारत में तो सबसे ज्यादा थी। इन राज्यों में सबसे ज्यादा थी। तो इन राज्यों में जब चुनाव हुआ था 1977 का, तो उनकी आपकी जनता पार्टी की विजय में मध्य वर्ग या कह लीजिए आपके पिछड़े वर्ग ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इसीलिए जनता पार्टी ने उनकी भलाई के लिए एक मंडल कमीशन नियुक्त किया, जिसने संपूर्ण रूप से अध्ययन किया उनकी स्थितियों का, आर्थिक सामाजिक सभी चीजों का, और उनके लिए एक विशेष आरक्षण की बात कही, जो कि मैं आपको कब बताऊंगा? आपको अंतिम अध्याय में समझाऊंगा विस्तार पूर्वक। अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था।
दूसरी तरफ यह राजनीतिक संकट का भी दौर था। सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी इसके नेतृत्व ने लोकतंत्र को ठप करने का फैसला किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए ही करेगी। इसी उम्मीद में सरकार को आपातकाल से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक और चहुमुखी शक्ति दे दी गई। इन शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग हुआ। यह राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज्यादा संगीन था। आप सबको पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है। जितनी विविधता भारत में है उतना दुनिया के 10-12 राष्ट्रों को मिला लें तो होती है, जितना अकेले भारत में विविधता समाई हुई है। आपके देश में भौगोलिक विविधता भी है, सामाजिक विविधता भी है और आर्थिक विविधता भी विद्यमान है। किसी भी चीज की विविधता के मामले में भारत किसी से भी कम नहीं है। हर चीज में हमारे देश में विविधता मौजूद है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझ के हमारे संविधान का निर्माण किया था। उन्होंने आपातकाल के प्रावधानों में केंद्र सरकार को अधिक शक्ति यही सोच के दी थी कि हमारे देश की सब पार्टी लोकतंत्र को आदर्श मानती हैं और वो लोकतंत्र की कभी भी हत्या नहीं करेंगी। लेकिन आपातकाल में जो इंदिरा सरकार ने किया वो संविधान को ताक पर रख कर किया और वो संविधान की अवहेलना थी और उसका खामियाजा भी उन्होंने भुगता। कहते हैं ना, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। जो बोएगा आम वो खाएगा आम, जो बोएगा कांटा वो पाएगा कांटा। समझ में आई बात? तो इंदिरा गांधी ने जैसा बोया वैसा काटा। समझ में आई बात? तो यही चीज हमारे संविधान निर्माता बहुत दृढ़ थे कि हमारा राष्ट्र एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और इस देश की जनता कभी भी लोकतंत्र को किसी भी रूप में अपने राष्ट्र से जाने नहीं देगी। कुछ भी हो जाएगा, हमारा राष्ट्र एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना रहेगा। इसीलिए हमारे नेताओं ने, हमारे उस समय के विचारकों ने हमारी केंद्र सरकार को आपातकाल के दौरान अधिक शक्तियां प्रदान करी। पर इस बहुमत वाली, आप सबको पता है 1971 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये पूर्ण बहुमत वाली कांग्रेस थी। इसको किसी चीज की अपने आप किसी से सहयोग की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी इसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए गैर संवैधानिक रास्ता अपनाया जो कि सरासर अन्यायपूर्ण था। आगे सुनो। इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा। स्पष्ट ही इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वतः स्फूर्ति जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आया। इस तनाव का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई। आगे के 2 अध्यायों में हम इस तनाव की कुछ अभिव्यक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। इन अध्यायों में हम विशेष रूप से जन आंदोलन और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी बहसों के बारे में पढ़ेंगे। अगले जो 2 आपके अध्याय हैं वो यही समझाएंगे कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जन आंदोलन की क्या भूमिका है और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जन आंदोलन नहीं होंगे तो वो देश लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं रह पाएगा। हम में और चीन में तो यही अंतर है ना, हम में और चीन में यही तो अंतर है कि हम अपनी जनता को उसकी अभिव्यक्ति करने से रोकते नहीं हैं। अगर उसको कुछ गलत लगता है तो हम उसे बोलने की आजादी देते हैं। यही तो है ना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र। और हम किसी की भी इच्छा पर अपनी इच्छा नहीं थोपते।
ये अब आपको जो अगले 2 अध्याय हैं इन्हीं चीजों के बारे में आप विस्तार से समझेंगे। अगला अध्याय जो आपका 7वां अध्याय है उसमें आप जन आंदोलन की भूमिका को समझेंगे और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जन आंदोलनों का होना कितना जरूरी है ये आप समझेंगे। और अगले अध्याय में आप राज्यों को क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को समझेंगे कि हर क्षेत्र की अपनी एक विशेषता। हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्र एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है, तो इस देश में बहुत विविधता है और हर व्यक्ति की संस्कृति की, हर व्यक्ति की भाषा की कद्र करना और इज्जत करना हमारे इस राष्ट्र की प्रमुख जिम्मेदारी है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।